दोस्तों आपने बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखकर सॉल्व करते देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि आप मैथमेटिक्स के नए क्वेश्चन किस प्रकार बना सकते हैं। किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स को के किसी भी चैप्टर को पढ़कर आप मैथमेटिक्स के नए क्वेश्चन बनाएंगे और जब आप उनको बनाना सीख जाएंगे तो आप चुटकी बजाकर उनको सॉल्व कर सकेंगे। आपको जिंदगी भर मैथ्स का बुक खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमको कोई ऐसा एक द्विघात समीकरण लिखना है जिसके दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो दो बराबर वास्तविक मूल हमारे कब होते हैं? दो बराबर वास्तविक मूल हमारे तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तब होता है जब हमको किसी द्विघात समीकरण से कोई स्क्वायर a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त कब होगा हमारा? जब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो या x प्लस माइनस कुछ भी हो, संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं। x के साथ प्लस माइनस करके संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसका होल स्क्वायर करना है। तो x के साथ जैसे मैंने यहाँ पर +2 लिखा है, इसका होल स्क्वायर करके लिख देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4x और प्लस 4 और इक्वल टू 0। ये एक ऐसा द्विघात समीकरण बन गया जिसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब अगर मैं कहूं कि आपको एक ऐसा द्विघात समीकरण लिखना है जिसके दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल हों, तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसा द्विघात समीकरण लिखने के लिए हमारा क्या होता है, जो कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान बड़ा होता है 1 से। और वो मान 1 से बड़ा तब होगा जब हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या लिख लें, प्लस में करके लिख लें चाहे माइनस में करके लिख लें, वो बड़े ही आने वाली है। इन दोनों की गुणा करके लिखना है तो हमको एक ऐसा द्विघात समीकरण प्राप्त होगा जिसके दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। तो इनकी गुणा करके लिखना है। प्लस माइनस में आप कुछ भी, चाहे दोनों को प्लस में लिख लें चाहे माइनस में लिख लें, चाहे एक को प्लस कर दें एक को माइनस कर दें, बस इनकी गुणा करके लिखना है। तो एक्स के साथ गुणा करेंगे, आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और जब 3 की एक्स में करेंगे 3x और इसकी 2x, और 3x में से 2x गया, बचेगा हमारा x। और फिर इन दोनों की गुणा करनी है, 2 3 6, तो आएगा हमारा -6 और इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा द्विघात समीकरण बन गया जिसके दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अब अगर हमको कोई एक ऐसा द्विघात समीकरण लिखना है जिसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तो उसको लिखना भी बहुत आसान है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू होता है, बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा किसका वैल्यू हमारा छोटा हो जाएगा 4ac से। तो 4ac से छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, इसको बड़ा करेंगे और ये छोटा हो जाएगा। यानी 4 से जब गुणा करेंगे तो इसको हम अगर कोई बड़ी संख्या लिख दें, जैसे मैं यहाँ पर 6 था, यहाँ पर इसको 20 कर देता हूँ, क्योंकि 20 की जब 4 में गुणा होगी 20 चौक हो जाएगा हमारा 80, और ये 1 का स्क्वायर हमारा यहाँ बी स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमको एक ऐसा द्विघात समीकरण मिल जाएगा जिसको रूट के अंदर से, तो ये क्या करना है, इसमें एक और ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमको फिर यहाँ पर प्लस करना है। इसको प्लस करने से क्या होगा, जो हमारा 4ac होगा उसका वैल्यू हमारा बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर से। इसको प्लस करने से ये फायदा होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अब हमारा जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा, यानी रूट के अंदर जो हमारी संख्या आएगी माइनस में आएगी, वो हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसको सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि आपको एक ऐसा द्विघात समीकरण या रैखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन बनाए जो पिता और पुत्र की आयु से संबंधित हो। तो पिता और पुत्र की आयु पर संबंधित क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि पिता की उम्र हमारी 50 साल है और पुत्र की उम्र हमारी 20 साल है। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में मानिए, मैं इसमें अगर हम 10 ऐड करता हूँ तो प्लस 10 करता हूँ दोनों में, प्लस 10 जब होगा तो ये हो जाएगा हमारा 60, ये हो जाएगा 30। अगर इसमें से मैं -5 करता हूँ, इसमें से भी -5 करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा -5 करने पर 45, और ये हो जाएगा -5 करने पर 50। तो क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है रैखिक समीकरण में। तो क्या हो गया क्वेश्चन को, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है। इनकी वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु ज्ञात कीजिए। अब अगर आपको समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन बनाना है तो वो भी बहुत आसान है, चुटकी बजा पर आप उसको क्वेश्चन को बना पाएंगे। और जब आप क्वेश्चन बनाना ही सीख जाएंगे तो हल करना और सॉल्व करना उसके लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसे समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन बनाना है तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और ये 3 4 5 रेशो याद रखिए, 3 4 5। इस रेशो से क्या होता है, आप इस रेशो का डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, चाहे यही रेशो ले लें,
तो मैं यहाँ पर जैसे इसका 3 गुना कर दूं या 4 गुना कर दूं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 गुना, 3 तिया 9, इसका 3 गुना होगा 12, इसका 5 का 3 गुना होगा हमारा 15। अब रेशियो हमारा हो गया है 9, 12, 15। तो 9 को हम यहाँ आधार माने और इसको लंब माने और इसको 15 माने। तो क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है कि एक जो समकोण त्रिभुज का आधार है वो लंब से या उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि एक समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान क्वेश्चन आपने बना भी दिया और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये रेखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन था, आपको द्विघात समीकरण पर आधारित क्वेश्चन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन बनाना है, तो वो भी बहुत आसान है। उसमें क्या करना है, आपको योग और गुणनफल लेना है। इसमें तो अलग अलग आयु वर्षों में बताई मैंने, तो उसमें योग और गुणनफल लेना है। जैसे 2 मित्र ले लीजिए आप, तो 2 मित्र लेंगे, एक की आयु हम मान लेते हैं 20 है, दूसरे की हमारी 24 है। तो इन दोनों की आयु का योग करिए या अंतर निकाल लीजिए। दोनों की आयु का अंतर हमारा 4 है और ये अगर ऐड करते हैं तो 44 है। तो इनका गुणनफल कर लीजिए। जैसे 20 और 24 माना है आपने, तो इनका गुणनफल कर दीजिए। 24 दूनी 48 ही हो जाएगा 480। तो 2 मित्रों की आयु का योग या अंतर लिखना है। क्वेश्चन में 4 है या योग 44 है और उनकी आयु का गुणनफल 480 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान है क्वेश्चन बनाना। जब आप क्वेश्चन बनाना सीख गए हैं तो हल करना भी आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में इस टाइप के बहुत से वीडियो मिलेंगे, तो उनको आप वहां से देख सकते हैं। अब जैसे 2 क्रमागत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बनाना है, तो 2 क्रमागत संख्याएं आप अपने माइंड में कुछ भी सोच लीजिए। 12, 15 सोच लीजिए, 15, 16 सोच लीजिए, 17, 18 सोच लीजिए, जो आपके मन में आए वो सोच सकते हैं। तो 2 क्रमागत लगातार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो 11 और 12 ले लेता हूँ। 2 संख्याएं लगातार क्रमागत हैं, लगातार हैं 11 और 12। इनके वर्गों का योग निकालना है हमको। वर्ग निकलते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 169, 145 और 246 और ये 112, तो हो गया हमारा 265। तो अब क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है। 2 क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांकों का योग 265 है, तो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान है क्वेश्चन बनाना। अब अगर आपको बस या ट्रेन की स्पीड पर आधारित क्वेश्चन बनाना है, तो वो भी आप इस प्रकार से ही बना सकते हैं। बस या ट्रेन की स्पीड, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि बस की ट्रेन की स्पीड, बस मान ले या ट्रेन मान ले, कुछ भी मान ले, तो ये ट्रेन की स्पीड जैसे मैं आपने ये मान लिया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी आपको दिया है 240 किलोमीटर। यह है इसकी किलोमीटर पर आवर स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो इसको समय कितना लग जाएगा, यहाँ से 3 × 8 = 24, 8 घंटा। और अगर अब मैं इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं तो ये हो जाएगी 40। तो इसी दूरी को तय करने में ये कितना समय लेगी, यानी कि 6 घंटा लेगी। 4 से 24। तो क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है कि एक ट्रेन या बस है जो एक नियत चाल से चल रही है और 240 किलोमीटर की दूरी वह एक नियत चाल से तय करती है। तो अगर हम बस की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो उसी दूरी को तय करने में वह 2 घंटा कम समय लेती है। तो बस या ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए। वी वुड हैव फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।